नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के विषय में चर्चा किया था। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के अलावा और कौन कौन सी शक्तियां हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक और सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के विषय में। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। दोस्तों, राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है अथवा उसे कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति को संसद का बैठक बुलाने का अधिकार प्राप्त है। देखते हैं कि राष्ट्रपति संसद की बैठक को किस प्रकार से बुलाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सामान्य तौर पर यदि देखा जाए तो एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं। एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र, जो कि फरवरी से मई के बीच की अवधि होती है। मानसून सत्र, जिसकी अवधि होती है जुलाई से सितंबर के बीच की। एवं शीतकालीन सत्र, जिसकी अवधि होती है नवंबर से दिसंबर के बीच की। तो ये देख लीजिए कि संसद के 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होते हैं। अब होता क्या है कि एक सत्र, किसी भी सत्र में अनेकों बैठकें होती है। संसद में किसी एक सत्र में काफ़ी बैठकें होती है। जैसे यदि किसी एक दिन की बात करें तो जो सुबह की बैठक होती है वो 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक की होती है और दोपहर के भोजन के बाद 2 बजे से शाम के 6 बजे तक की होती है। एक चीज़ और बता दूं कि संसद का सत्र का मतलब होता है कि प्रथम बैठक से लेकर के 17वां के बीच की जो समयावधि होगी उसको हम संसद के सत्र के नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रपति संसद की बैठक किस प्रकार से बुलाता है? राष्ट्रपति क्या करता है कि संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पे आदेश जारी करता है सभा में उपस्थित होने का। लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच में जो अधिकतम अंतराल है वह 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ऐसा राष्ट्रपति सुनिश्चित करता है। यानी एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए और दोनों बैठकों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से वो समय समय पे दोनों सदनों को, प्रत्येक सदनों को समन जारी करता है, आदेश जारी करता है और वो उसको सभा में उपस्थित होने का एक आदेश पत्र जारी करता है और वो सदन के प्रत्येक सदन को संसद में बैठने के लिए आदेश जारी करता है। अब क्या है कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो उस संसद की जो बैठक है उसको कुछ समय के लिए वो स्थगित भी कर सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति किस प्रकार से संसद की बैठक को स्थगित करता है, उस चीज़ को जानने से पहले हम ये जान लें कि बैठक को और भी कितने तरीक़ों से स्थगित किया जा सकता है। तो संसद में जो बैठक होती है उसको 4 तरीक़ों से स्थगित किया जा सकता है। पहला, स्थगन के द्वारा। दूसरा, अनिश्चित काल के लिए स्थगन द्वारा। तीसरा, सत्रावसान के द्वारा या फिर विघटन के द्वारा। मतलब इन 4 तरीक़ों से संसद की जो बैठक है उसको स्थगित किया जा सकता है। स्थगन क्या होता है? जब बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय के लिए निलंबित कर दिया जाए। जब बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय के लिए निलंबित कर दिया जाए। कुछ निश्चित समय कहने का तात्पर्य है कुछ घंटे, कुछ सप्ताह या कुछ दिन के लिए यदि उसको निलंबित कर दिया जाता है तो हम कहते हैं कि संसद की बैठक का स्थगन कर दिया गया है। और यदि सदन को बिना यह बताए स्थगित कर दिया जाए कि उसे सभा में किस दिन उपस्थित होना है, तब उसको कहा जाता है कि बैठक का अनिश्चित काल के लिए स्थगन किया गया है। स्थगन और अनिश्चित काल के लिए जो स्थगन है इसका आदेश सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। सदन के पीठासीन अधिकारी का तात्पर्य है कि यदि लोकसभा है तो उसके जो पीठासीन अधिकारी होंगे वह लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होंगे। यदि राज्यसभा है तो उसके सभापति या उपसभापति, यानी कि संसद के जो पीठासीन अधिकारी होंगे उनके द्वारा यह आदेश जारी किया जाएगा कि बैठक का स्थगन करना है या अनिश्चित काल के लिए स्थगन करना है। राष्ट्रपति के द्वारा सत्रावसान का एक आदेश जारी किया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्थगन या अनिश्चित काल के लिए यदि स्थगन किया जाता है तो उससे क्या होता है कि बैठक का समाप्ति होता है, न कि वो सत्र समाप्त हो जाता है। लेकिन जब भी
संसद का जो सत्र चल रहा होता है, यदि उसका सत्रावसान किया जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो बैठक तो समाप्त होती ही होती है, साथ ही साथ वह बैठक किस सत्र का हो रहा हो, ये बजट सत्र का है, मानसून सत्र का है या शीतकालीन सत्र का है, जिसका भी किसी का सत्र का वह बैठक है, वह बैठक ही समाप्त होगा और वह जो सत्र है पूरा सत्र भी समाप्त हो जाएगा। और जो सत्रावसान का जो आदेश है वह राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है। और चौथी चीज़ है कि विघटन के द्वारा भी बैठक को समाप्त किया जा सकता है। विघटन के द्वारा समाप्त करने का दो रीजन हो सकता है। यदि इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का ही विघटन किया जा सकता है। हम जानते हैं कि राज्यसभा एक अस्थायी सभा है, वो कभी विघटित नहीं होती है, लेकिन लोकसभा का एक निश्चित कार्यकाल होता है। लोकसभा का एक निश्चित कार्यकाल होता है, वो 5 वर्षों के लिए कार्यकाल होता है उसका। तो वह या तो स्वयं विघटित हो सकता है या फिर राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि 5 साल के पहले भी उसको विघटित कर सकता है। तो इसमें यही कहता है कि लोकसभा को विघटित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया गया है। अब लोकसभा विघटित दो तरीके से हो सकती है, या स्वयं विघटित हो जाए या फिर राष्ट्रपति जब आदेश दें। तो स्वयं किन किन परिस्थितियों में विघटित हो सकती है? स्वयं यदि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 साल का होता है, तो 5 वर्ष का यदि कार्यकाल पूरा हो गया तो लोकसभा खुद ब खुद विघटित हो जाएगी। या फिर उस स्थिति में, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि लोकसभा की अवधि को आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष से तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यह अवधि किसी भी स्थिति में आपात के खत्म होने के 6 महीने से ज़्यादा का विस्तार का नहीं होना चाहिए। तो इन स्थितियों में लोकसभा विघटित हो सकती है। एक स्वयं विघटित हो जाए, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, और दूसरी चीज़ है कि यदि उसका जो आपात की स्थिति में जो समयावधि बढ़ाई गई है, अगर वो समयावधि भी अगर समाप्त हो जाती है तो उस स्थिति में भी वो स्वयं विघटित हो सकती है। और दूसरी चीज़ कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उसके 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने से पहले भी उस सभा को वह विघटित कर सकता है, ऐसा राष्ट्रपति को अधिकार है। राष्ट्रपति के पास संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करने का भी अधिकार है। दोस्तों, किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था की गई है। विधेयक को निपटाने और इस पर चर्चा करने और मत देने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है कि दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। उस चीज़ पे निपटारा करने के लिए, कोई भी विधेयक पे अगर किसी भी विधेयक पे चर्चा हो रहा है, मतभेद हो रहा है दोनों सभाओं में, तो उन सभाओं को वो क्या करता है, राष्ट्रपति की एक संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक कहने का मतलब कि सभा में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य मौजूद हों। इस चीज़ को कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन का राष्ट्रपति आह्वान करता है। वो विधेयक चाहे कुछ भी हो, वो गतिरोध चाहे किसी भी विषय पर हो सकता है। विधेयक को हो सकता है कि एक सदन ने पारित किया और दूसरे सदन ने उसको अस्वीकार कर दिया, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह उसको संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है, और उस स्थिति में वह दोनों सभाओं को सभा में उपस्थित होने का आदेश जारी कर सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संयुक्त बैठक जो है वो सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में ही बुलाया जा सकता है, आहूत किया जा सकता है। कि धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। दोनों सभाओं के, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। जो संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति द्वारा किया गया है उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यदि सभा में लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उस स्थिति में क्या होगा कि लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं हैं तो राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करेंगे। सभा की अध्यक्षता कौन करेंगे? यदि राष्ट्रपति क्या करेगा कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित नहीं हैं तो अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो जो उपाध्यक्ष हैं वो अध्यक्षता करेंगे। यदि उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो उस स्थिति में राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो अध्यक्षता करेंगे। यदि लोकसभा के उपसभापति भी सभा में उपस्थित नहीं हैं तो उस समय
इस परिस्थिति में क्या होगा कि सभा में जितने भी सदस्य उपस्थित होंगे, यह काम उन पे छोड़ दिया जाएगा कि अब उन सभा में से जो उपस्थित सदस्य हैं वो यह जिम्मेवारी जो है उन सदस्यों में से किन पे सौंपी जाती है। मतलब कि सभा में उस समय जो सदस्य उपस्थित होंगे उनमें से ही निर्णय लिया जाएगा कि अब सभा का कौन अध्यक्षता करेंगे, तो ये उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है, और लोकसभा को जो विघटित करने का अधिकार है वह भी राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान भी कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता जो है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक नए वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति दो बार संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है, एक प्रत्येक नए चुनाव के बाद और दूसरा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को। प्रथम अधिवेशन, प्रथम सत्र या प्रथम बैठक, उस समय वह सभा को संबोधित करता है। लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात अधिवेशन के शुरू में और हर साल के पहले अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति क्या करता है, एक साथ संसद के दोनों सदनों के सामने अभिभाषण करता है। वह संसद की बैठक बुलाने के कारणों की संसद को सूचना देता है। इसके अलावा वह संसद के किसी एक सदन अथवा एक साथ दोनों के समक्ष अभिभाषण भी कर सकता है। ऐसा राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। वह संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति को संसद में लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश किसी भी सदन को भेजने का अधिकार है। जिस सदन को कोई इस प्रकार का संदेश भेजा गया हो, वह सदन क्या करेगा, उस संदेश में लिखे विषय पर सुविधानुसार एवं शीघ्रता से विचार करता है। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होने पर वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यदि दोनों सभा में उपस्थित नहीं हैं, तो उस समय क्या करेगा कि राष्ट्रपति क्या करेगा कि उस सभा के, लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता को सौंप सकता है। जैसे लोकसभा या राज्यसभा जो होते हैं उनमें क्या होता है कि एक पीठासीन अधिकारी होते हैं जो कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं। तो यदि पीठासीन अधिकारी उपस्थित नहीं है तो सभा में उपस्थित जो सदस्य होंगे उनमें से राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता को सौंप सकता है। ऐसा राष्ट्रपति के पास अधिकार है। साथ ही साथ राज्यसभा के सभापति व उपसभापति यदि दोनों के पद रिक्त हो तो उस स्थिति में राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। सेम यदि राज्यसभा में उनके सभापति व उपसभापति दोनों के सदस्य नहीं उपस्थित हैं उस समय सभा में, तो राज्यसभा के कोई भी सदस्य को राष्ट्रपति क्या करेगा कि सदन के अध्यक्षता को सौंप सकता है। ऐसा राष्ट्रपति के पास अधिकार है। वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। दोस्तों देखिए, राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 250 निर्धारित की गई है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। ऐसा प्रावधान है कि इनमें से जो 238 सदस्य होंगे वह राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे, जबकि 12 सदस्य जो होंगे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। तो ये जो 12 सदस्य हैं वो ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है। ऐसे व्यक्तियों को नामांकित करने का उद्देश्य मात्र इतना है कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सके। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा जो 12 सदस्य हैं वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। दोस्तों लोकसभा की अधिकतम संख्या है 552 निर्धारित की गई है। इसमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है।
आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को भारत का जो राष्ट्रपति है वो मनोनीत करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों से हैं, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से हैं, जबकि 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य हैं। तो दोस्तों अब ये सवाल उत्पन्न होता है कि ये आंग्ल भारतीय समुदाय के जो व्यक्ति हैं वो आखिर वो कौन होते हैं? आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति कौन हैं? आंग्ल भारतीय, इसको एंग्लो इंडियन भी कहते हैं। आंग्ल भारतीय एक विशेष शब्द है। ये क्या है? एक विशेष शब्द है जो जाति और भाषा के संबंध में प्रयुक्त होता है। यदि जाति के संबंध में देखा जाए तो यह उन अंग्रेजों की ओर संकेत करता है जो भारत में बस गए हैं और व्यवसाय अथवा पदाधिकार से यहाँ प्रवास करते हैं। यह वर्ग भारत के अंग्रेज प्रवासियों और भारतीय स्त्रियों के संपर्क से उत्पन्न हुआ है। इन वर्गों की उत्पत्ति अंग्रेज प्रवासियों और भारतीय स्त्रियों के संपर्क से उत्पन्न हुआ है, जो आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। ये एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। इनकी संख्या काफ़ी है दोस्तों, और लोकसभा में इनके विशेष प्रतिनिधि के लिए एक संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित किया गया है। लोकसभा के सदस्यों के रूप में राष्ट्रपति किसी ऐसे 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, ऐसा राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। वह चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद संसद के सदस्यों की निरर्हता के प्रश्न पर निर्णय करता है। भारत का राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद संसद के सदस्यों की निरर्हता पे प्रश्न करता है कि आखिरकार कोई अगर किसी सदस्य के ऊपर प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह जो है संसद के सदस्य के योग्य नहीं है, वो अयोग्य है, तो इस प्रश्न पे वह राष्ट्रपति क्या करेगा कि चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद इस प्रश्न पे वह विचार करेगा। हालांकि किसी भी सदस्य में किसी भी प्रकार की निरर्हता संबंधी प्रश्न पे जो राष्ट्रपति का फैसला होगा वह अंतिम होगा, फिर भी राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के बाद ही कोई निर्णय लेता है, और यह सही भी है। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक है। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयक, जैसे भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक अथवा राज्यों की सीमा परिवर्तन या नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक, इस प्रकार के विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना अत्यंत आवश्यक है। जब विधेयक संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है, अथवा विधेयक पे अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रखता है, अथवा विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है तो संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संविधान में ऐसा प्रावधान है कि कोई भी विधेयक जब दोनों सभाओं से पारित होने के बाद, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाता है और जब तक राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं देता है तब तक वह विधेयक कानून नहीं बनता है, वो कानून नहीं बन पाता है। तो बोलता है कि जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होने के बाद, संसद द्वारा पारित होने का मतलब कि दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो उस विधेयक में अपनी स्वीकृति दे दे, या फिर उस पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख ले। स्वीकृति को सुरक्षित रखने का मतलब है कि ना तो उसको स्वीकार करे और न ही अस्वीकार करे, उसको दबा करके अपने पास रख ले, उस पर कुछ प्रतिक्रिया ना व्यक्त करे, तो उसको कहते हैं कि स्वीकृति को सुरक्षित रख लिया। या फिर राष्ट्रपति के पास तीसरा ऑप्शन होता है कि वह विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दे। लेकिन धन विधेयक नहीं है तो, यदि धन विधेयक है तो धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति जो है उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकती है। रीजन भी है, धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसको प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पहले ही अनुमति ले ली जाती है, और ऐसा माना जाता है कि जब यह संसद के सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे देगा। और ऐसा वाकई होता भी है कि राष्ट्रपति उसको अनुमति दे ही देता है, क्योंकि अनुमति जो वह पहले ही ले ली गई है। तो यदि वह धन विधेयक नहीं है तो, यदि धन विधेयक नहीं है और संसद के पास वो पुनर्विचार के लिए उसके पास तीसरा ऑप्शन है, वो उसको लौटा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करती है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही होती है। दोबारा से उसको पुनर्विचार के लिए वह नहीं लौटा सकता, भले इसमें संशोधन हुआ हो या संशोधन नहीं हुआ हो, वह उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है,
राज्य विधायिका द्वारा कोई विधेयक जब पारित होता है और राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति के पास ऑप्शन होते हैं कि या तो उसको स्वीकृति दे या अथवा स्वीकृति को सुरक्षित रख ले, या राज्यपाल को यह निर्देश देता है कि विधेयक यदि वह धन विधेयक नहीं है तो राज्य विधायिका को पुनर्विचार हेतु लौटा दे। धन विधेयक के मामले में उसको पुनर्विचार हेतु वो लौटाने के लिए नहीं कह सकता है। जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो उस स्थिति में क्या करेगा कि राष्ट्रपति या तो इसको स्वीकृति देगा या इसे रोक कर रख सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए इसको नहीं भेज सकता है। तो यदि धन विधेयक नहीं है और राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचार के लिए इसको सुरक्षित रखा तो राष्ट्रपति क्या करेगा, या तो इसको स्वीकृति देगा या स्वीकृति को सुरक्षित रख लेगा, या राज्यपाल को यह निर्देश देगा कि विधेयक को राज्य विधायिका को पुनर्विचार हेतु लौटा दे। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि राज्य विधायिका पुनः विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति इस स्थिति में बाध्यकारी नहीं है कि उस पर अनुमति दें ही। इस पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। वह संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। वह किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस भी ले सकता है। दोस्तों, वह संसद की जो सत्रावसान की अवधि होती है, जब संसद का सत्रावसान चल रहा होता है, उस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या है कि अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश जो है वह संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। यदि संसद के दोनों सदन उस अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है। यदि इस पर संसद कोई कार्रवाई नहीं करती है तो संसद की दोबारा बैठक के 6 हफ्ते के पश्चात यह अध्यादेश जो है वो पुनः समाप्त हो जाएगा, ऐसा प्रावधान है। और दोस्तों, राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है, लेकिन किसी भी अध्यादेश को, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी अध्यादेश को जारी करने से पहले राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह जरूर लेता है। उसको मंत्रिमंडल की सलाह लेना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है, जो कि एक प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख और पुडुचेरी। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, वहाँ पे क्या है, अपनी एक विधानसभा है और वहाँ के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। परंतु क्या है कि केंद्र शासित प्रदेशों में इस प्रकार की व्यवस्था जो है राष्ट्रपति और संसद के सर्वोच्च नियंत्रण को कम नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे विधानसभा का गठन कर दिया गया, वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं तो वहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ कम हो गई। उनकी शक्तियाँ सीमित है और उनके कुछ हद तक कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं कि जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक उसको क्या है कि मूर्त रूप नहीं मिल पाएगा, उस कानून का नहीं बनाया जा सकेगा जब तक कि राष्ट्रपति ने उस पर अपना अनुमति नहीं दिया हो। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों, सामान्य विधेयक के मामले में क्या होता है कि इसको दोनों सदनों से पारित होना होता है। उसमें क्या है कि या तो इसको चाहे आप लोकसभा में पहले भेज दीजिए या फिर राज्यसभा में भेज दीजिए, किसी भी सभा में आप पहले प्रस्तुत कर दीजिए, लेकिन दोनों सदनों से पारित होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास जाता है। लेकिन धन विधेयक के मामले में क्या होता है कि इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत करना आवश्यक होता है और वो अभी राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सामान्यतः जो है धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले जब राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है तो यह ऐसा मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति से सहमत हैं तथा उस पर सहमति दे भी देते हैं, क्योंकि पहले ही अनुमति ले ली गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब धन विधेयक को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो इस पर स्वीकृति देता है या फिर इसे रोक कर रख सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में वह इसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकती है। ऐसा राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है।
वह वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। संविधान ने बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा है। संविधान में दोस्तों कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान, बजट में क्या होता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का विवरण होता है। अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का विवरण जो कि 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक का होता है। संविधान में बजट के क्रियान्वयन को लेकर यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात केंद्रीय बजट को संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा। ऐसा राष्ट्रपति को कार्य सौंपा गया है। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। अनुदान क्या होता है? लोकसभा में अनुदान की मांग के लिए क्या होता है? मतदान होता है। पूर्ण मतदान के बाद क्या होता है कि एक जो मांग है वो अनुदान का रूप धारण कर लेती है। तो बोलता है कि अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। आकस्मिक निधि यानी कि कंटिजेंसी फंड। आकस्मिक निधि क्या होता है? राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है। आकस्मिक निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है। अर्थात इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है। इस निधि से, आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ध्यान रहे कि इस निधि का गठन जो है वो संसद ही करती है। अर्थात संसद ही यह तय करती है कि इस निधि में कितना पैसा होगा। इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की ज़रूरत नहीं है, संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संसद ही यह तय करती है कि इस निधि में, आकस्मिक निधि में कितना पैसा होगा। वह राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार है कि वह राज्य व केंद्र के मध्य, राज्य और केंद्र के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पे एक वित्त आयोग का गठन करेगा। ऐसा राष्ट्रपति को जिम्मेवारी सौंपी गई है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी है राष्ट्रपति की, उसको देखते हैं। वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति का यह काम है कि वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। वह उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या है कि 2 श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार प्राप्त किया गया है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। पहला मामला क्या है? सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर यदि विधिक प्रश्न उठता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। और दूसरा, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता या प्रसंविदा आदि मामलों पर यदि किसी विवाद के उत्पन्न होने पर वो क्या करेगा कि उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। इसमें क्या होता है कि पहले मामले में जो है उच्चतम न्यायालय अपना मत दे भी सकता है और इनकार भी कर सकता है। मतलब सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पे, उस सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पे यदि कोई प्रश्न उठता है तो उस स्थिति में उच्चतम न्यायालय जो है बाध्य नहीं है, वो अपना मत दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। लेकिन दूसरे मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य है। लेकिन हाँ, इन दोनों ही परिस्थितियों में, इन दोनों ही मामलों में उच्चतम न्यायालय का मत सिर्फ और सिर्फ सलाह देना है, न कि राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उच्चतम न्यायालय ने कोई सलाह दिया तो राष्ट्रपति उस चीज़ को माने ही, कोई ज़रूरी नहीं है, राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य नहीं है। लेकिन हाँ, राय मशवरा कर सकता है, सलाह उच्चतम न्यायालय से ले सकता है। लेकिन उसके द्वारा अगर कोई सलाह दिया जाता है, राष्ट्रपति को उचित नहीं लगता है कि ये अनुचित है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसको वो माने ही माने, वैसा बाध्यकारी नहीं है, उसको नहीं भी मान सकता है। वह अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के दंड आदेश को निलंबित कर सकता है, उसको माफ़ कर सकता है या उसको परिवर्तित कर सकता है। ऐसा राष्ट्रपति को अधिकार है, या दंड में क्षमादान भी प्रदान कर सकता है।
प्राण दंड को वह स्थगित भी कर सकता है या फिर उसमें राहत, जैसे अगर किसी को प्राण दंड दिया गया है, हो सकता है उसको राहत करके उसको कठोर कारावास के रूप में अगर तब्दील कर दे, ये भी राष्ट्रपति का अधिकार है। या फिर प्राण दंड को माफ़ भी कर सकता है, ऐसा राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। अब देखते हैं राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ। दोस्तों, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो संधियाँ व समझौते होते हैं वो सभी के सभी राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। अब ये अलग बात है कि ये इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य होती है, इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य होती है, लेकिन जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ व समझौते होते हैं वो सभी के सभी राष्ट्रपति के नाम पे ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और साथ ही साथ कूटनीतिज्ञों, राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजता है और उसका स्वागत भी राष्ट्रपति ही करता है। ऐसा राष्ट्रपति को कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत अधिकार प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। थल सेना, जल सेना व वायु सेना के जो प्रमुखों की नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा कर सकता है। अब ये अलग बात है कि वह यह घोषणा संसद की अनुमति के अनुसार ही करता है। यह राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियों के अंतर्गत ऐसा अधिकार प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी है? दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति शासन, और तीसरा वित्तीय आपातकाल। यदि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति क्या है उस विषय में देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा है तो राष्ट्रपति पूरे भारत में या किसी एक हिस्से में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसा राष्ट्रपति को अधिकार है। बाद में राष्ट्रपति द्वारा इसे रद्द भी किया जा सकता है, ऐसा भी प्रावधान किया गया है, लेकिन वह पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन है। भारत का जो संविधान का जो अनुच्छेद 356 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य के भूत वाला सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में भी लागू होता है जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न मिला हो। जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न मिला हो, उस स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसको दोस्तों राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा राज्य का जो नियंत्रण होता है एक निर्वाचक मंत्री के हाथों से निकलकर सीधे सीधे भारत सरकार के हाथों में आ जाता है, भारत के राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। इसीलिए इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अनुच्छेद 365 के मुताबिक यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उस हालत में भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति क्या है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार है यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत या उसके किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता या ऋण को कोई खतरा है, तो वह देश में ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसा राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी राष्ट्रपति की शक्तियाँ जिनके विषय में आज हमने बात किया। हमारा आज का ये वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, थैंक यू।